हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म को कवर करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जैनिज्म का ओरिजिन होता है, किस तरीके से शुरुआत होती है, फिर क्या क्या इसके डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन भी कवर करेंगे, और फिर देखेंगे किस तरीके से ये फैला हुआ है, किस तरीके से स्प्रेड हुआ और क्या रीजन थे इसके डिक्लाइन होने के। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं जैनिज्म के बारे में। कॉजेज ऑफ ओरिजिन, जैनिज्म के कॉजेज क्या हैं ओरिजिन के, ये आपके दोनों के लिए होंगे, जैनिज्म के लिए भी और बुद्धिज्म के लिए भी। यानी कि दोनों धर्मों का कैसे ओरिजिन होता है, इन दोनों के एक ही रीजन है। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ये जैनिज्म के लिए भी है और बुद्धिज्म के लिए भी है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे ओरिजिनेट हुए थे। पहला है हमारा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम की वजह से इन दोनों धर्मों का उदय होता है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय रिएक्शन देखा गया अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण क्लास। जो ब्राह्मण क्लास है उसके अगेंस्ट हर एक वर्ण से रिएक्शन देखा गया, और हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि क्षत्रिय रिएक्शन जो कि ब्राह्मण क्लास के अगेंस्ट में था। दोनों धर्मों के जो फाउंडर थे वो दोनों क्षत्रिय थे। तो देखिए, क्षत्रिय रिएक्शन देखा गया ब्राह्मण क्लास के अगेंस्ट, और जो दोनों धर्मों के फाउंडर हैं वो भी निकल कर आते हैं क्षत्रिय वर्ण से। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से वर्ण सिस्टम अगेंस्ट था ब्राह्मण क्लास के। फिर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब भी आपको एग्रीकल्चर क्रॉप उगानी है या कुछ भी आप करते हैं एग्रीकल्चर में, तो आपको ज़रूरत होती है मवेशियों की, कैटल की, और कैटल की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता था, पहले रिचुअल्स में उनको मारा जाता था, उनका सेक्रीफाइस किया जाता था। जैसे यज्ञ है, हवन है, उनमें कैटल का सेक्रीफाइस किया जाता था बहुत ज़्यादा स्केल पे, इतनी ज़्यादा स्केल पे कि मवेशियों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो इस वजह से भी लोगों का रिएक्शन देखा गया ब्राह्मण क्लास के अगेंस्ट, और इन रीजनों की वजह से क्या होता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म निकल कर आते हैं। ट्रेड, कॉइन्स एंड वैश्याज। जब आप ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, कॉमर्स बढ़ेगा आपका। जो ट्रेड और कॉमर्स से क्या आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। कॉइन अगर आप निकाल देते हैं तो क्या होता है, ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी ओरिजिन में। मैनी सिटीज केम अप इन द लोअर गंगेटिक प्लेन ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम्स। यहाँ पे क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड टाइम कौन सा है, 1000 BC टू 600 BC, ये लेटर वैदिक पीरियड है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिटी निकल कर आई बड़ी बड़ी, जो कि राजगीर है, बनारस है, कुशीनगर है, चिरांद है। ये कैसे निकल कर आई, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बड़े बड़े शहर निकल कर आएंगे। ये कहाँ पे आ रहे थे, लोअर गंगेटिक प्लेन में। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे लोग रहना शुरू कर रहे थे। जो हमें सबसे पहले अर्लीस्ट कॉइन देखने को मिले हैं वो बिलोंग करते हैं 500 BC के आसपास, और इन्हें कहा जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स। जैसे ये आप सिक्का देखेंगे, इसमें एक पंच कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, कोई भी शेप दे देंगे, मान लीजिए ये शेप दे दिया तो ये शेप वहाँ पे गड्ढा पड़ जाएगा, उसे कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये सबसे पहले कब देखे गए, 500 BC में, और इन्हें सबसे पहले यूज किया वैश्याज ने और ट्रेडर्स ने। सबसे पहले यहाँ पे किंग ने नहीं किया, राजाओं ने नहीं किया, ना ही ब्राह्मण क्लास ने किया। इन्हें सबसे पहले यूज किया वैश्याज ने, जो कि थर्ड क्लास थी वर्ण सिस्टम की, और ट्रेडर्स ने। तो इन दोनों ने सबसे पहले इसे यूज किया। कॉइन से क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत आसान हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। जब भी आप ट्रेड करते हैं, एक जगह से अगर दूसरी जगह ट्रेड करना है
और आप बार्टर सिस्टम ना करके, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती थी, जब आप कुछ दोगे तभी तो आप रिटर्न में कुछ लोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने सिक्के दिए सामान लिया, सिक्के दो सामान लो, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कॉइन से ट्रेड और कॉमर्स। तो इससे क्या हुआ, वेश्याज की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई। तो ट्रेड और कॉमर्स से क्या हुआ, वेश्याज हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई। वेश्याज की जो प्लेस थी वो बहुत अच्छी हो गई, उनकी जो हायरार्की में प्लेस थी वो बहुत अच्छी हो गई। अब वेश्याज जो थे वो थर्ड प्लेस इन दी हायरार्की, जो वर्ण सिस्टम था उसमें तीसरे नंबर पे आते थे। पहले कौन आते थे, ब्राह्मण क्लास, फिर क्षत्रिय क्लास, फिर आते थे वैश्याज और फिर शूद्र। तो ये थर्ड आते थे हायरार्की में, और ये अपनी जो प्लेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी प्लेस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, जनरस सपोर्ट दिखाया बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। जैनिज्म और बुद्धिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ हम इस धर्म को मानेंगे, अब इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि पहले इन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण क्लास का डोमिनेंस देखने को मिल रहा था, इसलिए ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की ओर मुड़ जाते हैं। दोनों जो वर्ण सिस्टम थे, जो आप देखेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों बायस नहीं थे किसी भी वर्ण सिस्टम के, ये किसी भी वर्ण में नहीं मानते थे। इनका मतलब था कि सब कुछ, सारे लोग एक ही हैं, सब लोग एक ही हैं, एक ही सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो दोनों वर्ण सिस्टम के खिलाफ थे, दोनों ने वर्ण सिस्टम को नकार दिया था। बोथ प्रीच्ड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, अहिंसा के दोनों प्रतीक थे। ये कहते थे कि आपको वायलेंस नहीं फैलानी है, आपको जो भी काम करना है नॉन वायलेंसली करना है, आपको किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है किसी पर भी। ये अहिंसा के प्रतीक थे। इससे क्या होता है, जो वॉर होती हैं किंगडम के बीच, जो राज्यों के बीच वॉर हो रही हैं कि हम जगह के लिए लड़ रहे हैं, कहीं किसी और चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अहिंसा को फॉलो करोगे, आपको वो चीज़ें चाहिए ही नहीं, तो आप लड़ाई क्यों करोगे। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद ट्रेड और कॉमर्स और अच्छा बढ़ गया, राज्य एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे। ये किंगडम है, इधर ये किंगडम है, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, तो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स होगा ना, आपको कुछ चाहिए उन्हें कुछ चाहिए, तो ट्रेड एंड कॉमर्स ऐसे बढ़ते गया, प्रमोट होता गया बहुत ज़्यादा। ट्रेड और कॉमर्स से प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी बहुत बड़े लेवल पे आती है, और इससे क्या होता है, कई लोग अमीर हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, कई लोग पुअर हो जाते हैं। तो इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि सोसाइटी में धीरे धीरे एंटर कर रही थी। पहले क्या था, सब लोग एग्रीकल्चर को मानते थे, एग्रीकल्चर पे ही बेस थे सब लोग। तो क्या होता था कि आपको ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है, आपको भोजन मिल रहा है, आप खा रहे हैं, रहने के लिए आपको मकान चाहिए, घर चाहिए, तो आप वो घर में रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक थी। फिर धीरे धीरे ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी से क्या हुआ, नीड बढ़ने लगी, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा धन चाहिए, तो वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऐसी हुई कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें सोसाइटी में। जो ये नए रिलीजन थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये ओल्डर और सिंपलर एस्थेटिक आइडिया, जो ओल्ड वैदिक टाइम में आइडिया चलते कि आप केवल भोजन है उसको मानिए, आपको बस घर चाहिए, बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, पूरे संसार की मोह माया त्याग दीजिए, तो आप जो कल्चर है, हमारा पुराना कल्चर है, उसको फॉलो कीजिए। ऐसे लोगों के लिए ये धर्म बहुत ज़्यादा अपील था, मास अपील टू ऑल अदर पीपल हु वर नॉट प्रॉस्परस, जो प्रॉस्परस नहीं थे, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, जो पुराने काल से ताल्लुकात रखते थे, वो कहते थे कि आप बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी जिएं, आपको केवल खाना है और रहने के लिए घर चाहिए, बाकी सारी आप ज़रूरतमंद चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी ज़रूरत नहीं है उन्हें आप नकार दें, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के लिए बने गए हैं, और जो ओल्डर एस्थेटिक आइडियाज़ हैं केवल हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये नए रिलीजन में देखने को मिलता है कि जो पुराने आइडिया हैं केवल उन्हीं को फॉलो करने के लिए इसमें बोला गया, और जो वो लोग थे जो पुराने आइडियाज़ बोलते थे कि हाँ यही फॉलो करने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इसकी ओर गए।
जैनिज्म और बुद्धिज्म की ओर बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करने के लिए आगे बढ़े। अब देखते हैं हम जैनिज्म के बारे में। वो देखा हमने किस तरीके से ओरिजिन होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का। अब हम जैनिज्म को कवर करते हैं कि किस तरीके से जैनिज्म आगे बढ़ा। जैनिज्म में हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। 24 तीर्थंकर याद रखना है आपको, कितने? 24। फर्स्ट हैं ऋषभनाथ और 23rd हैं पार्श्वनाथ। ये आपको नाम याद रखना है। फर्स्ट ऋषभनाथ, 23rd पार्श्वनाथ और 24th यानी कि लास्ट जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ये थे वर्धमान महावीर। जगह जगह आपको इनके आइडल देखने को मिलते हैं, इनकी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, वो हैं वर्धमान महावीर। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में है और इनका जन्म 599-582 BC के आसपास माना गया है। हालांकि इनके जन्म की तिथि में काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये मानी गई है कि 599-582 BC के आसपास इनका कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है जो कि क्षत्रिय क्लैन से ताल्लुकात रखते हैं। मदर त्रिशला ये लिच्छवी चीफ की बहन थी, सिस्टर थी लिच्छवी किंग की। इनकी शादी होती है यशोदा से जो कि समरवीर किंग की बेटी थी। यशोदा से इनकी शादी होती है। माता का नाम त्रिशला है और पिता का नाम सिद्धार्थ है। उम्र 30, जब इनकी एज 30 होती है, 30 साल के ये जब होते हैं तो ये घर छोड़ देते हैं, ये घर बार छोड़ देते हैं और क्या बन जाते हैं? एसेटिक, साधु बन जाते हैं। एक टाइप से ये घूमने निकल पड़ते हैं तो साधु बन जाते हैं ये। फिर 12 साल बाद, ऑलमोस्ट घर छोड़ने के बाद 12 साल बाद ये घूमते हुए, वांडरिंग करते हुए, यहाँ वहाँ भटकते हुए इन्हें क्या प्राप्त होता है? केवल होता है सबसे ज़्यादा, जिसे सबसे ज़्यादा ज्ञान हो गया हो उसे कहते हैं केवल। जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसे अब इसके बाद कुछ नहीं जानना, वो होता है केवल यानी कि सुप्रीम नॉलेज। तो केवल इन्हें यहाँ पे अटेन हुआ कब? 12 साल बाद। केवल किसे कहा जाता है? आ सोल दैट हैज़ कनकर्ड इट्स ओन एनिमीज एंड अचीव्ड द स्टेट ऑफ सुप्रीम बीइंग इज कॉल्ड जिन। केवल का मतलब है कि वह व्यक्ति, वह आत्मा जिसने खुद के अंदर का एनिमी, जिसने अंदर का एनिमीज को जीत लिया हो, अपने अंदर के शैतान को जीत लिया हो और जिसने सुप्रीम स्टेट अचीव कर लिया हो, उसे क्या कहेंगे? जिन, यानी कि कनकरर और विक्टर। इसलिए जिन की उपाधि दी गई वर्धमान महावीर को। अब से क्या कहा जाने लगेगा वर्धमान महावीर को? जिन। इन्होंने ऑलमोस्ट 30 साल तक जैनिज्म को फैलाया, इसको प्रोपेगेट किया, जगह जगह स्प्रेड किया, लोगों को बताया, उनके बारे में जागरूकता फैलाई, जैनिज्म के बारे में लोगों को बताया। तो अब से क्या उन्हें कहने लगे थे? जिना। वर्धमान महावीर को जिना कहने लगे थे और इनके फॉलोअर को कहने लगे जैन। ये आपको याद रखना है, इनके फॉलोअर को क्या कहा जाता है? जैन। यहीं से आप देखेंगे कि जैन का अस्तित्व देखने को मिलता है। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट पावा में इन्होंने अपना पहला सरमन दिया। किनको? इन्होंने 11 डिसिपल को दिया, अपने 11 शिष्यों को इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया पावा में। ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहला सरमन कहाँ पे दिया था वर्धमान महावीर ने? ये दिया था इन्होंने पावा में। कितने लोगों को दिया था? 11 डिसिपल, 11 शिष्यों को दिया था। फिर कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है पावापुरी में, जो कि राजगीर के पास है पावापुरी, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की क्या क्या डॉक्ट्रिन है? जो मेन डॉक्ट्रिन है जैनिज्म की वो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि अहिंसा ही आपका परम धर्म है। ये कहते थे नॉन वायलेंस में बिलीव रखो, आपको वायलेंस नहीं फैलानी है, वायलेंस आपको नहीं फैलानी है, इसको प्रमोट नहीं करना है, नॉन वायलेंस में बिलीव करो, क्योंकि अहिंसा ही आपका परम धर्म है, इसी से लोगों का भला होगा, इसलिए आपको अहिंसा को फॉलो करना है। जैनिज्म में रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदाज एंड वैदिक रिचुअल्स। ये पहली बार हुआ कि किसी ने वेदाज और वैदिक रिचुअल्स को
रिजेक्ट कर दिया, इन्हें नकार दिया। तो ये पहली बार देखने को मिलता है हमें कि वेदास और वैदिक रिचुअल्स को इन्होंने नकार दिया, पूरी तरह नकार दिया, और कहा कि कोई भी सुप्रीम क्रिएटर नहीं होता और कोई भी सुप्रीम डेस्ट्रॉयर नहीं होता, यानी कि कोई सुप्रीम क्रिएटर नहीं होता, कोई बनाने वाला नहीं होता और कोई मिटाने वाला नहीं होता। तो ये आपको देखने को मिलता है जैनिज्म में। ये आपको याद रखना है, मस्ट है ये आपको याद रखना, क्योंकि ऐसा पहली बार है। और ये आपसे क्वेश्चन ट्रिक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेदास और वैदिक रिचुअल्स को पहली बार किसने नकार दिया था। तो जैनिज्म ने वेदास और वैदिक रिचुअल्स की डॉक्ट्रिन को नकार दिया था। फिर ये कहते थे कि सोल और बॉडी दोनों अलग अलग हैं, सेपरेशन ऑफ सोल और बॉडी। इन्होंने कहा था कि ये दोनों अलग अलग हैं, बॉडी अलग है, सोल अलग है, आत्मा अलग है आपका और शरीर अलग है। कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये कहते थे कि कर्म करो आप, इससे क्या होगा, आपकी सोल माइग्रेट करेगी, आपको कर्म करने हैं अच्छे अच्छे, और आपकी जो सोल है, आत्मा है, वो माइग्रेट करती रहती है। तो ये कहते थे कि सोल अलग है, बॉडी अलग है। एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी इन सोसाइटी, इन्होंने पूरी इक्वालिटी पे विश्वास किया। इन्होंने कहा कि पूरी सोसाइटी में आप सब लोग इक्वल हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब आप इक्वल हैं, हम सब इक्वल हैं, तो हमको एक साथ मिलकर रहना है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म में। जैनिज्म में हमें पंच महावरताज देखने को मिलते हैं, 5 बोस ऑफ जैनिज्म। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि लिखिए, राइट डाउन 5 पंच महावरताज और राइट डाउन महावरताज ऑफ जैनिज्म, या राइट 5 बोस ऑफ जैनिज्म। तो ये हैं अहिंसा, यानी कि डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस कमिट मत कीजिए, वायलेंस मत फैलाइए, नॉन वायलेंस को प्रीच कीजिए। तो अहिंसा परमो धर्म इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। फिर सत्य, हमेशा सत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलना है आपको, डू नॉट स्पीक लाइज, झूठ नहीं बोलिए, केवल सत्य को आपको फॉलो करना है। अस्तेय, कभी भी चोरी मत कीजिए, डू नॉट स्टील, अगर आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए किसी से, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी है। तो आपको जो भी चाहिए मांग लो, या तो किसी से, या फिर आप खुद उस चीज़ को कमा लो। तो आपको कभी भी चोरी नहीं करनी है, डू नॉट स्टील। अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह यानी कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करनी है, आप घर नहीं बना सकते, आपको जहाँ जगह मिले वहाँ रहिए, तो आप प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। हालांकि ये चीज़ें का बाद में हटा दी जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये 5 बोझ और लेकिन स्टार्टिंग में इन्हें फॉलो किया जाता था। फिर ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य फॉलो एब्सिस्टेंस, आपको ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, शादी नहीं करनी है आपको। तो अब किसी को अगर फैमिली अगर आगे बढ़ानी है तो वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते थे, तो कहा जाता था कि आप जैनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें थोड़ी सी रियायत दी गई, कुछ पॉइंट्स को हटाया गया, जिसकी वजह से फिर लोगों ने जैनिज्म को और अच्छे से फॉलो किया। फिर त्रिरत्नाज ऑफ जैनिज्म देखते हैं, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, जिन्हें कहा जाता है पाथ टू लिबरेशन, ये रास्ता है लिबरेशन की तरफ के। पहला है सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा, इसका मतलब है राइट फेथ, राइट फेथ रखिए आप। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज रखिए आप, बिल्कुल राइट नॉलेज रखिए। फिर सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, राइट काम कीजिए आप। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आपको त्रिरत्न देखने को मिलते हैं जैनिज्म में, ये आपको फॉलो करने हैं। फिर देखते हैं जैनिज्म की लिटरेचर, यहाँ पे साहित्य में क्या देखने को मिलता है हमें। जैनिज्म रिजेक्टेड संस्कृत, क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण क्लास है केवल वही संस्कृत बोल पाती थी और पढ़ पाती थी, कुछ क्षत्रिय पढ़ लेते थे, लेकिन जो लोग हैं, जो नेटिव पीपल हैं, जो बाकी के लोग हैं, जैसे वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, तो ये नहीं पढ़ पाते थे, इन्हें केवल प्राकृत नॉलेज आती थी। तो इन्होंने क्या किया, प्राकृत लैंग्वेज को ही फॉलो किया। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो जैनिज्म का जो धर्म है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, लोगों ने इसको समझना शुरू किया, इसको फिर फॉलो करना शुरू किया। अब जिस चीज़ को आप समझेंगे ही नहीं उसको फॉलो क्यों करेंगे, तो इन्होंने संस्कृत को हटाकर प्राकृत लैंग्वेज को एडॉप्ट किया। इससे क्या हुआ, लोगों में इनकी एक छवि बनी, लोगों में इनके प्रति एक जागरूकता आई। जैनिज्म लिटरेचर इज नोन एज अगम,
अब एक किताब देखने को मिलेगी आपको, अगम। ये क्या है? ये जीवनी है तीर्थंकर की। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगी आपको? टीचिंग्स देखने को मिलेंगी। टीचिंग्स देखने को मिलेंगी आपको तीर्थंकर की, जैसे कि महावीर हैं और पार्श्वनाथ हैं, ऋषभनाथ हैं, इनकी टीचिंग देखने को मिलती है आपको अगम में। भद्रबाहु, इन्होंने एक बुक लिखी निरुक्तिज। तो इस बुक के बारे में भी आपको याद रखना है, किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। फिर कल्पसूत्र एक बुक देखने को मिलती है। इसमें क्या देखेंगे आप? बायोग्राफीज ऑफ तीर्थंकर। इसमें आपको तीर्थंकर की बायोग्राफी देखने को मिलेंगी। 24 तीर्थंकर की आपको इसमें बायोग्राफी देखने को मिलती हैं। कौन सी बुक में? कल्पसूत्र में। तो ये देखिए हमने लिटरेचर ऑफ जैनिज्म। अब देखते हैं हम स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, किस तरीके से जैनिज्म का प्रचार प्रसार किया गया, किस तरीके से जैनिज्म को बढ़ाया गया। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा स्लो पेस से ये बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट रूल थे फॉलो करने के लिए। आप देखेंगे ब्रह्मचार्य, ये तो बहुत सारे लोग इसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत कम लोग इसको फॉलो कर रहे थे। अपरिचित मतलब कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, तो इस वजह से बहुत कम लोग इसे फॉलो कर रहे थे। इनिशियल में बहुत स्लो था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन चीज़ों को हटा दिया गया, जिससे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे लोग इसकी ओर मुड़ने लगे। लेटर फ्यू ऑफ ऑस्टेरे रूल्स, यही है, कुछ रूल्स को रिलैक्स कर दिया गया कुछ सम एक्सटेंट तक, जिससे क्या हुआ, फिर लोगों में इसके लिए, जिससे क्या हुआ, फिर लोग इसकी तरफ बढ़ने लगे। मगधन टाइम में आप देखेंगे कि जो रिलीजन है जैनिज्म है वो साउथ तक पहुंच चुका है, कर्नाटक, साउथ में कर्नाटक तक पहुंच चुका है और वेस्ट में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो आप देखेंगे कि साउथ में कर्नाटक तक पहुंच चुका है। तो मगध टाइम में ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। कलिंग में खारवेल पैट्रोनेज की, कलिंग राज्य में खारवेल राजा के अंडर ये बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, क्योंकि अब राजा ही अगर किसी धर्म को फॉलो कर लेगा तो उसकी प्रजा तो वैसे ही कर लेगी। तो इससे क्या होता है, जब भी राजा कोई काम करता है, राजा कोई चीज़ फॉलो करता है, तो प्रजा ऑटोमेटिक कर लेती है। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे जैनिज्म का प्रचार प्रसार होता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे इसको फॉलो किया जाता है। फिर फर्स्ट मिलेनियम एडी में आप देखेंगे कि मालवा, गुजरात और राजस्थान तक भी जैनिज्म फैल चुका है, यहाँ तक भी ये पहुँच चुका है, यहाँ पे भी लोग इसे फॉलो करने लगे हैं। तो इस तरीके से जैनिज्म का प्रचार प्रसार होता है, इस तरीके से इसका स्प्रेड हो, इस तरीके से ये जैनिज्म स्प्रेड होता है। अब देखते हैं जैन काउंसिल के बारे में। जैन काउंसिल्स कितनी थी? 2 थी, एक ये और एक ये, 2 जैन काउंसिल्स थी। पहली जो थी वो पाटलिपुत्र में की गई थी 300 BC में, ये स्थूलभद्र की चेयरमैनशिप में की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, जो भी सारी लिटरेचर है उनको कंपाइल किया गया था। लेकिन इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, इसमें आपको डिवीजन देखने को मिलेगा जैन्स का। एक कहे जाने लगे श्वेतांबर और दूसरे कहे जाने लगे दिगंबर। पहले श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि वाइट क्लैड और दिगंबर यानी कि स्काई क्लैड। वाइट क्लैड यानी कि जो कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं, ये नग्न अवस्था में रहते हैं। स्काई क्लैड यानी कि ये एक कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा ये धारण करते हैं। तो ये आपको केवल इतना डिफरेंस मिलेगा, हालांकि इनकी जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो ये सब कुछ फॉलो कर रहे थे। तो आपको केवल श्वेतांबर और दिगंबर 2 डिवीज़न देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो पॉलिसी थी, जो रूल्स थे, वो दोनों के सेम ही थे। फिर सेकेंड काउंसिल होती है बल्लवी में 512 AD में। ये होती है, ये काउंसिल होती है देवर्षि झमासेमना की चेयरमैनशिप के अंडर। तो इनकी चेयरमैनशिप में होती है और इसमें 12 अंगाज ऑफ लिटरेचर को कंपाइल किया गया। 12 अंग कंपाइल किए गए लिटरेचर के। तो ये आपको जैन काउंसिल देखने को मिलती हैं 2, जो कि एक पाटलिपुत्र में होती है 300 BC में और एक बल्लवी में होती है 512 AD में। आज हमने कवर किया जैनिज्म के बारे में। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो आप अपने दोस्तों को बताएं इस सीरीज के बारे में। और प्लीज़ आप फीडबैक जरूर दें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।